नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पांडे और मैं स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम हॉल में। और आज हम देखेंगे 4 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों, इस एनालिसिस का समरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको अवेलेबल है। आप अगर उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। दोस्तों, हमारी सरकार ने कुछ लैपटॉप्स और टैबलेट्स पे बैन इम्पोज किया, कर्व इम्पोज किया है। बैन गलत शब्द होगा, कर्व इम्पोज किया है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, ये क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, कौन से लैपटॉप्स हैं और इन पे रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, कुछ ऐसे डिवाइसेज हैं, कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जिन पे कर्व लगाए गए हैं। और वो क्या क्या हैं? वो है लैपटॉप्स, टैबलेट्स और पीसीज, जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। और उन पे जो इन पे जो कर्व लगाए गए हैं, अब इस कर्व के अनुसार इन लैपटॉप्स, टैब्स और पीसी, जो कि कुछ गिने चुने लैपटॉप्स, पीसीज हैं, कुछ कंपनी गिनी चुनी कंपनियों के हैं जिनके बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो इनको अब लाइसेंस चाहिए होगा अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए। लाइसेंस के थ्रू ही अब ये प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट हो पाएंगे। और ये कौन कौन से लैपटॉप पीसीज हैं दोस्तों? ये हैं किसके किसके प्रोडक्ट हैं दोस्तों? ये हैं डेल के, एचपी के, लेनोवो के और एप्पल के, मतलब आईफोन वाले। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से कोई भी लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं तो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि इसके प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। अब इस पर इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगने वाला है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पे बढ़ने वाली है और लाइसेंस के थ्रू इनको अब इंडिया में इम्पोर्ट किया जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये 4 कंपनी को ही क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों, इसका ये 4 कंपनियों को इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है, क्योंकि इनकी जो असेंबलिंग होती है वो होती है चाइना में। इनकी सारी असेंबलिंग जो होती है वो होती है चाइना में, और चाइना से इनको इंपोर्ट किया जाता है। और उसकी वजह से ट्रेड बैलेंस जो है वो चाइना के फेवर में चला जाता है। तो अब दोस्तों, लेकिन दोस्तों, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन बैगेज रूल के थ्रू दिया गया है। बैगेज रूल, अब आप सोचेंगे बैगेज रूल क्या है? बैगेज रूल का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए चाइना से किसी भी कंट्री से इंडिया में आ रहे हैं, तो आपको वन टाइम एक्सेप्शन दिया जाएगा इन लैपटॉप्स को या इन टैबलेट्स को इंडिया में लाने के लिए अपने साथ। मतलब अपने बैगेज में आप ये लैपटॉप्स डेल का, लेनोवो का, एचपी का ले आ सकते हैं वन टाइम एक्सेप्शन। उसके साथ साथ आप इसको ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन परचेजिंग में एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है और ये जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए ऑनलाइन परचेज करने में भी महंगे होंगे। तो दोस्तों, ये था पूरा जो गवर्नमेंट का कर्व है जो इम्पोज किया गया है उसके बारे में। तो अब दोस्तों, देखते हैं इसका एम क्या है। देखिए, मेन एम ये है दोस्तों कि जो चाइना की ग्रिप बनती जा रही है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इंडिया में, चाइना की जो ग्रिप बनती जा रही है उसको कंटेन करना। एक आपको डेटा देते हैं दोस्तों, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि चाइना किस तरीके से जो प्रोडक्ट्स हैं, जो लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल्स इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है और कितने बड़े स्केल पे इससे चाइना के फेवर में ट्रेड बैलेंस जाता हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की अगर बात करें तो हम जो लैपटॉप चाइना से इंपोर्ट किए हैं वो $9446 मिलियन का है दोस्तों। इतने का हमने चाइना से लैपटॉप इंपोर्ट किया है। ये पहले नंबर पे है दोस्तों। सेकंड नंबर पे दोस्तों आता है हांगकांग, और हांगकांग से हमने मात्र इंपोर्ट किया है 1442, मतलब $1442 मिलियन का इंपोर्ट। बस देखिए तो दोस्तों, कितना अंतर है। $9446 मिलियन और $1442 मिलियन, कितना कितना अंतर है। तो जो सेकंड नंबर का इंपोर्टिंग डेस्टिनेशन है हमारे लिए, वो चाइना से काफ़ी पीछे है। फिर तीसरे नंबर पे दोस्तों जो हमारा इंपोर्ट डेस्टिनेशन है वो है सिंगापुर। यहाँ से हमने 1318 मिलियन का लैपटॉप्स और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इंपोर्ट किए हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है ताइवान, जिससे हमने $229 मिलियन का इंपोर्ट किया है। और लास्टली फिफ्थ नंबर पे है आपका सिंगापुर, जहां से हमने $142 मिलियन का इंपोर्ट किया है दोस्तों। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये सॉरी, सिंगापुर नहीं है दोस्तों, फिफ्थ नंबर पे है मलेशिया। तो मलेशिया से हमने $142 मिलियन का एक्सपोर्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेड बैलेंस जो है वो चाइना के फेवर में कितना ज़्यादा है और चाइना हमको कितने ज़्यादा
$9446 मिलियन का इम्पोर्ट किया है और इससे जो ट्रेड बैलेंस है वो चाइना के फेवर में चला गया है। तो अब गवर्नमेंट ये लैपटॉप कर्व करके चाइना को एक मैसेज देना चाह रही है कि भैया देखो ऐसा है कि अब हम आपके ऊपर अपनी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो स्ट्रैटेजिक कोई भी उपकरण हो या कुछ भी हो। तो अब हम आपको इंडिया के मार्केट से कमाने का मौका नहीं देंगे। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में चाइना की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी थी जिसको इंडिया में प्लांट सेटअप करने से मना कर दिया गया था, साइटिंग सिक्योरिटी रीजन। क्योंकि देखिए चाइना को दोस्तों पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है एंड इंडिया इज़ टू बिग टू बी इग्नोर्ड। इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता, भले हमारे बॉर्डर पे टेंशन चल रहे हो, लेकिन ट्रेड हमेशा बना के रखना है। इसीलिए हमेशा आप चाइनीज़ जो स्टेटमेंट्स इंडिया के लिए होते हैं, टॉक्स पे होते हैं, वो बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं। भले वो बॉर्डर पे कोई भी हरकत करता रहे, लेकिन वो जो अपने स्टेटमेंट्स देता है वो बहुत बैलेंस देता है, ताकि इंडियन जो सेंटिमेंट्स हैं उससे फ्यूल्ड ना हो और उसकी जो दुकान है इंडिया में वो चलती रहे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानती है। और दोस्तों, चाइना अपने मैन्युफैक्चरिंग हब को इतना बढ़ा चुका है कि वो डिसप्रोपोर्शनेटली बहुत सारे कंट्रीज से फेवरेबल ट्रेड बैलेंस में है। फॉर एग्जांपल इंडिया, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन कंट्रीज। तो यहाँ तो बहुत वो ट्रेड बैलेंस में है जो कंट्रीज को अब जैसे इंडिया, यूएस, यूरोपियन यूनियन अब वो ट्रेड बैलेंस को कर्व करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। इसीलिए वो अब चाइना की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नीति है उसके उसके एवज में, उसके अगेंस्ट में इम्पोर्ट टैरिफ और ये कर्व्स की बातें कर रहे हैं। और ये देखिए इसी सीरीज में इंडिया ने अब इन लैपटॉप्स को जो चाइना में असेंबल होते हैं उस पर कर्व लगाया है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो दोस्तों ये था कि गवर्नमेंट ने क्यों इम्पोज किया है लैपटॉप्स और टैबलेट्स के इम्पोर्ट को। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, देखिए ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। आपको आपको ये एक बार आप अपने रेफरेंस के लिए इसको देख सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरी खबर पे, जो है ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट। चलिए दोस्तों, ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में हम एक बार डिटेल में बात करते हैं। ये 72,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो ग्रेटर निकोबार आइलैंड में, अंडमान निकोबार आइलैंड सीरीज़ का जो ग्रेटर निकोबार आइलैंड है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों? इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले दोस्तों एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, फिर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, टाउनशिप बनेगी और 450 मेगावाट का गैस और सोलर पावर प्लांट बनेगा। इतनी चीज़ें दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाई जाएंगी और इनके लिए जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब देखिए दोस्तों, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देने के बाद अब क्या हुआ है कि लगभग 9, ऐसा कहा जा रहा है इन्वायरमेंटलिस्ट द्वारा कि 9.64 लैक्स ट्री जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के लिए काट दिए जाएंगे, जो कि वहाँ के इकोलॉजी के लिए एकदम सही नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए इसको एनजीटी में चैलेंज किया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इसको, इस प्रोजेक्ट को चैलेंज किया गया, लेकिन अभी तक ये पेंडिंग है। इस पे कोई भी अभी रूलिंग नहीं आई है एनजीटी की। और दोस्तों, ऐसा जब भी कोई प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है तो उसके बारे में जितना भी डिटेल होता है वो MOEF के, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज की वेबसाइट पे आ जाती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की कोई भी रिपोर्ट जो है वो इसकी MOEF के साइट पे नहीं आई है। तो इससे भी वो लोग सस्पिशन क्रिएट हो रहा है कि भैया गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। और गवर्नमेंट से जब ये पूछा गया कि भैया MOEF के साइट पे आपने डिटेल्स क्यों नहीं दिया है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ये प्रोजेक्ट हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसका कोई भी डिटेल नेट पे या MOEF के साइट पे नहीं डाल रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका इफ़ेक्ट वहाँ के फ्लोरा और फौना पे बहुत पड़ेगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट रिसोर्सेज है वो अंडमान निकोबार में बहुत पाया जाता है, और अंडमान निकोबार इसीलिए जाना जाता है, इसीलिए इको टूरिज्म के लिए वो प्लेस फेमस है। कम से कम 650 फ्लोरा और 330 स्पीशीज फौना के वहाँ
पाए जाते हैं, जिसमें से लगभग 100 स्पीशीज़ दोस्तों एंडेमिक हैं वहाँ के। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि ये सारे जो स्पीशीज़ हैं उनको इस प्रोजेक्ट से नुकसान पहुँचेगा, बहुत सारे स्पीशीज़ के हैबिटेट को लॉस होगा, जिससे कि इन्वायरमेंटल फॉलआउट है इसका ये बहुत ज़्यादा होगा। दोस्तों गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं इसके एवज में हम हरियाणा में एफॉरेस्टेशन करेंगे। अब दोस्तों ये तो मतलब बहुत मजाक की बात हो गई कि आप इकोलॉजिकल नुकसान वहाँ पहुँचा रहे हैं जहाँ इकोलॉजी सबसे ज़्यादा अपने बैड इफेक्ट में आ सकती है ये फॉरेस्ट को हटाने की वजह से, और पेड़ आप वहाँ लगा रहे हैं जहाँ इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। हालांकि पेड़ लगाने की ज़रूरत तो हर जगह है, लेकिन चूंकि सिर्फ कार्बन क्रेडिट्स को लेने के लिए, मेंटेन करने के लिए, कार्बन स्टिक्स बनाने के लिए एक आप इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जगह से फॉरेस्ट काट के एक इकोलॉजिकली स्टेबल जगह पे लगा के उसका जो है कि उसको उसका जस्टिफिकेशन नहीं दिया जाता। हालांकि जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस प्रोजेक्ट हैं वो चलने चाहिए, होने चाहिए, लेकिन दोस्तों इन्वायरमेंट जो कंसिडरेशंस हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। और जो डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट का जो 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 रेस है, जो फाइट है, उसमें हमें दोनों को बैलेंस करके चलना होगा दोस्तों। और इस तरह से अगर क्षति पहुंचाई जाएगी इन्वायरमेंट को तो डेफिनेटली हम स्ट्रेटेजिकली तो जीत जाएंगे, लेकिन इकोलॉजिकली हम कहीं ना कहीं हारेंगे और अपने जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं उनको ख़त्म होते हुए देखेंगे। चलिए दोस्तों अब अगले खबर पे आते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने यहाँ लिख दी है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। ये सारे मैं मैप ये मैं दिखा देता हूँ। ये ग्रेटर निकोबार का एरिया है और ये प्रोजेक्ट एरिया है आपका पूरा। ये सारा मैंने यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। सेव द चिल्ड्रन एक एनजीओ है दोस्तों। इसका FCRA जो इसकी जो FCRA परमिट है उसको ले ली गई है। तो दोस्तों इस खबर के बारे में देखते हैं एक बार डिटेल से। दोस्तों जो सेव द चिल्ड्रन एनजीओ है वो एक यूके बेस्ड एनजीओ है और इसका एक ऑफशूट है इंडिया में जिसका नाम है बाल रक्षा भारत। बाल रक्षा भारत। और दोस्तों इसका जो FCRA परमिट है वो कैंसिल कर दिया गया है। क्यों कैंसिल कर दिया गया है वो मैं बताऊंगा आपको। इससे पहले देखें कि देखिए जो सेव द चिल्ड्रन ये एनजीओ है 116 कंट्रीज़ में काम कर रही है और ये बाल रक्षा जो भारत है वो 16 स्टेट्स में है इंडिया के। और ये क्या काम करता है दोस्तों, ये चाइल्ड को हंगर, वल्नरेबल चाइल्ड्स को उनके शिक्षा, उनके हेल्थ के लिए ये काम करता है, फंड जुटाता है और जो एनजीओ हैं उनको फंडिंग के माध्यम से बच्चों के हेल्थ, वल्नरेबल और एजुकेशन पे काम करता है। लेकिन अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। ये जो एनजीओ है बाल रक्षा भारत, ये एक स्कीम चला रहा था जिसमें मैल नरिश्ड जो बच्चे हैं, मैल नरिश्ड बच्चे जो हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। इसी पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ने बाल रक्षा भारत को उससे ऑब्जेक्शन किया कि भैया मैल नरिशमेंट में तो हम ऑलरेडी, हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो काम कर रही हैं, तो आप इसमें काम क्यों कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट फंड्स को इसमें दोबारा क्यों चैनलाइज कर रहे हैं। इससे गवर्नमेंट फंड का नुकसान हो रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी इस पे फील्ड पे बहुत काम कर रहे हैं। प्लस इसकी कुछ सस्पिशियस फंडिंग थी जिसपे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रेड नोटिस जारी किया था और चिंता जताई थी। इसी को लेके जब ये पाया गया कि इसकी फंडिंग जो है वो सही नहीं है, वो गलत है और उस पर संदेह था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की कि वो गलत जगह से आ रही है, तो इस पर अब FCRA परमिट इसका ले लिया गया है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी। दोस्तों FCRA के बारे में आप जान लीजिए। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है दोस्तों, ये फॉरेन डोनेशंस को रेगुलेट करता है और इंश्योर करता है कि ये सारे डोनेशन भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को एडवर्सली अफेक्ट ना करे। क्योंकि दोस्तों हो सकता है ये डोनेशन कोई कोई ऐसा व्यक्ति दे रहा हो, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दे रही हो जो इंडिया के अगेंस्ट हो और जो चाहती है कि इंडिया में प्रोजेक्ट्स रोके जाएं, इंडिया को नुकसान पहुंचे, इसलिए हो सकता है ये डोनेशन दे रही हो। तो इसके लिए FCRA एक्ट बनाया गया है। इसको 1976 में बनाया गया था और फिर 2010 में अमेंडमेंट किया गया था। इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इम्प्लीमेंट करती है और इसके नए रूल्स 2015 में नोटिफाई किए गए थे 2000 MHA द्वारा। और इसमें ये
कहा गया है इस रूल में कि कोई भी जो एनजीओ है वो एक अंडरटेकिंग देगी कि जो भी वो फॉरेन फंड्स हैं, जो भी वो फॉरेन फंड एक्सेप्ट कर रही है, वो इंडिया की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को प्रेजुडिस मतलब खतरे में नहीं डालेगी। तो ये दोस्तों एफसीआरए के बारे में था। बाकी जो स्टोरी है वो मैंने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है, वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल वो अपोजिशन क्यों फेस कर रहा है दोस्तों। तो इस पे हमने इस पे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पे दोस्तों हमने एक आपको बना के मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। लेकिन ये जो आर्टिकल है ये क्या बातें कह रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में जो राज्यसभा है उसने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल को पास कर दिया है। ये बिल 2021 में दोस्तों ड्राफ्ट किया गया था और फाइनली अब इसको राज्यसभा द्वारा पास करा दिया गया। अब देखिए दोस्तों, प्रॉब्लमेटिक क्यों है ये बिल। ये बिल दोस्तों दो चीज़ें एग्जेम्प्ट करती है, और वो दो चीज़ें क्या है दोस्तों, वो है कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज। दोस्तों जो भी नॉलेज कोडिफाइड नहीं है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज कोडिफाइड नहीं है, उससे उसके बेनिफिट शेयरिंग के लिए ये बिल एग्जेम्प्ट करता है कि उसकी बेनिफिट शेयरिंग नहीं की जाएगी। और दूसरा, जो आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं उनको उनको जो लोकल रिसोर्सेज हैं, लोकल जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ करने के लिए अब परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। जो कमेटी होती है, जो उसकी जो ग्राम सभा होते हैं, जो कमेटी होती हैं, उनकी परमिशंस नहीं लेनी पड़ेगी। अब वो डायरेक्टली इसको यूज़ कर पाएंगे। और इसको यूज़ तो करेंगे करेंगे दोस्तों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके यूज़ से जो प्रॉफिट्स होंगे वो लोकल कम्युनिटी से शेयर नहीं किए जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक क्लॉज है इसका, क्योंकि जब आप लोकल कम्युनिटी से बेनिफिट शेयर नहीं करेंगे तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का सीधा सीधा उल्लंघन है। क्योंकि इसको इसको इस एक्ट को इनैक्ट ही इसीलिए किया गया था कि वहाँ जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट मिले। लेकिन यहाँ पे तो ये आयुष प्रैक्टिशनर्स के लिए हटा दिया गया है। तो अब देखिए, अब ये तो बात हो गई कि जो प्रॉब्लम है बिल में। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों, बिल जो है 2002 वाला जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का बिल है, वो ठीक से अभी इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि जो भी प्राइवेट पार्टीज़ होते हैं, जो ये बिल जो बेनिफिट जो लोकल रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, वो ठीक से वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को कंपनसेट नहीं करते हैं। और इसका कोई अभी लेखा जोखा या रजिस्टर या कोई भी ऐसा डेटाबेस नहीं बना है जिससे ये पता चले कि जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो लोकल कम्युनिटीज़ को कंपनसेट कहाँ किए, कैसे किए, क्यों नहीं किए, ये सारी चीज़ें कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं भी इसका डेटाबेस नहीं है। तो इसका अभी भी इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाया है। अब देखिए दोस्तों, जो ये नया जो ये हमारा पुराना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट था, उस पे जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो भी आयुर्वेदिक इंडस्ट्री है, वो बहुत नाराज़ थी। वो इस बिल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और इस ये क्यों ऐसा होता था, क्योंकि बेनिफिट शेयरिंग को लेके जो लोकल रिसोर्सेज ये यूज़ करती थी, उसकी बेनिफिट शेयरिंग को लेके आए दिन केसेस होते थे कोर्ट पे इन कंपनियों के अगेंस्ट, जिनसे इनका बिजनेस हैम्पर होता था और काम भी हैम्पर होता था। जैसे फॉर एग्जांपल दिव्या फार्मा हो गया, पतंजलि फार्मा हो गया, गुजरात आयुर्वेद हो गया, ये सारे जो हैं, ये सारे जो फार्मा कंपनीज हैं, ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिश्रित मेडिसिन बनाते हैं। लेकिन इन पे ये आरोप है कि ये जो बेनिफिट शेयरिंग है वो ठीक से नहीं करते, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं। तो अब जब ये क्लॉज हट गया है, आयुष प्रैक्टिशनर्स वाला जब क्लॉज हट गया है, तो अब इन कंपनीज़ को इससे बहुत सारा फ़ायदा पहुँचेगा। और ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया है? जस्ट फॉर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अब इंडस्ट्रीज चाहते थे कि ये सारे क्लॉज हटाए जाए, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आसान हो, सही से हम बिज़नेस कर सकें। तो दोस्तों, ये पूरा था इस आर्टिकल का समरी जो मैंने आपको बताया। ये मैंने आपको यहाँ पे जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है, इसके जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल है, उसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो आप इसका जो पीडीएफ है, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल की। दोस्तों, डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में भी हम
अपने प्रीवियस वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। एक बार हम इसकी समरी देख लेते हैं कि अब ये जो टेबल हो गया इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मुख्य बातें कही गई हैं। दोस्तों इसको दोस्तों ये लॉ जो है, अब जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है इसके हिसाब से ये कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये जब भी जो भी डेटा कलेक्ट करेगी तो वो ये बताएगी, ये स्पष्ट स्पष्ट तरीके से बताएगी कि वो जो डेटा है जो कलेक्ट कर रही है उसको वो क्यों कलेक्ट कर रही है और उसको वो कहाँ यूज़ करने जाएगी। और यूज़र जो होंगे जिनका डेटा कंपनीज के पास होगी उनको ये अधिकार होगा कि वो अपना डेटा डिलीट कर सके और या तो उसको मॉडिफाई कर सके पर्सनल डेटा। और जो भी एंटिटी डेटा प्रोटेक्शन बिल को फॉलो नहीं करेगी, फेल हो जाएगी उसके गाइडलाइंस को फॉलो करने में, उस पर 250 करोड़ का पेनल्टी लग सकता है पर वॉयलेशन। और ये एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को बनाने की भी बात ये एक्ट करता है। दोस्तों ये सेक्शन 43A IT एक्ट 2000 का सेक्शन 43A को स्ट्राइक डाउन कर देता है, हटा देता है, जिसमें कंपनी जो भी यूज़र डेटा है उसको मिसहैंडल करती हैं तो उसके बारे में ये बात कही गई थी। और इसमें अगर कोई कंपनी किसी यूज़र के डेटा को मिसहैंडल करती है तो उसको उस यूज़र को कंपनसेट करना पड़ता था। यही बात सेक्शन 43A में लिखी गई थी, तो उसको अब हटा दिया गया है। और अभी भी बहुत सारे जो इम्प्लीमेंटेशन के इफ़ एंड बट्स हैं और जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो अभी भी आने बचे हुए हैं, वो लेटर स्टेज पे नोटिफाई किए जाएंगे। और दोस्तों ये बिल एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है स्टेट्स और उनके इंस्ट्रूमेंट्स को कि वो जो पर्सनल डेटा है उसको फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, मतलब अपने देश के हित के लिए किसी भी पर्सनल डेटा को ये किसी भी जो प्राइवेट पार्टी है उससे मांग सकती है फॉर नेशनल इंटरेस्ट फॉर फुलफिलिंग ऑब्लिगेशन अंडर एनी लॉ। और ये दोस्तों जो भी फर्म है उसको दूसरे फर्म जिसको वो डेटा दे रहा है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के लिए बाधित करता है और ऐसे डेटा को लॉफुल तरीके से यूज़ किया जाए इसको भी सुनिश्चित करने के लिए उन कंपनीज को ये बाध्य करता है। तो दोस्तों ये एक इसकी समरी थी और आगे आने वाले दिनों में और भी इसके जो रूल्स हैं वो टेबल किए जाएंगे जो हम डिस्कस करते रहेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों एक केस है अहीरा का केस। दोस्तों अहीरा एक छोटी सी बच्ची है जिसको बर्लिन के फॉस्टर हाउस में रखा गया है। तो अभी हाल ही में हमारी जो एमईए है उसने जर्मन एम्बेसडर को सम्मन किया है कि भैया जो ये अहीरा है जो छोटी सी बच्ची है ये फॉस्टर केयर में कैसे है, इसका क्या हालचाल है, इसकी ये ठीक है, हाउ शी इज़ डूइंग, ये सारी चीज़ें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने पूछा है। क्यों पूछा है? क्योंकि इनकी जो मदर हैं ये अभी कुछ एमपी से मिली थी और ये चाहती हैं कि जो अहीरा है वो जर्मनी के फॉस्टर केयर से ट्रांसफ़र होके इंडिया के किसी फॉस्टर केयर में आ जाए। तो अब इंडिया भी इसको गंभीरता से ले रही है, इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको गंभीरता से ले रही है। और इंडिया क्यों चाहती है कि ये इंडिया में किसी फॉस्टर होम में आ जाए? क्योंकि हमारा देश ये चाहता है कि जो बच्चे का कल्चरल राइट है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जर्मनी में रह के अपने कल्चर से रूबरू नहीं हो पाएगी और हो सकता है वो अपनी जो कल्चरल जो उसकी लेगेसी है उसको वो भूल जाए, उससे वो वंचित रह जाए। तो एक तरह से उसके कल्चरल राइट की इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगी जो नहीं होना चाहिए और जो किसी भी सिविल सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसीलिए उस बच्चे को वापस लेना चाहिए। दोस्तों पूरा केस बताते हैं आपको। 2021 में अहीरा नाम की एक बच्ची थी जिसको जो बहुत ब्रूटली इंजर्ड स्टेज में पाई गई थी और जो बर्लिन की कोर्ट ने उसको देखा तो ये पाया कि इसको बहुत ही ब्रूटली मारा गया है उनके माँ बाप द्वारा। इसीलिए गार्जियनशिप ऑफ चिल्ड्रन है, जो उसकी गार्जियनशिप है उसने इनके माँ बाप से लेके जर्मन यूथ सर्विसेज को दे दिया और जर्मन यूथ सर्विसेज ने उसको फॉस्टर केयर में रखा है जहाँ उसकी देखभाल जर्मन यूथ सर्विसेज द्वारा की जा रही है। और अब दोस्तों ये जो अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब इनको इनकी बच्ची अभी मिल नहीं रही है, तो अब ये डिप्लोमेटिक ऑप्शंस क्या है? अब देखिए दोस्तों डिप्लोमेटिक ऑप्शन ये है कि जर्मनी के जो लॉ हैं वो परमिट नहीं करते कि अगर कोई चाइल्ड इस कंडीशन में फॉस्टर केयर में रखा गया है तो वो देश से बाहर जाए। तो अब ये जो मैटर है ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल लेवल पे ही सॉल्व किया जा सकता है।
अगर इंडिया का पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है और जर्मनी का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो एग्री करेगा तो ही इनकी बेटी इंडिया आ पाएंगी, जिसके लिए हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी तरीके से लगी हुई है। तो चलिए दोस्तों, ये थी अहीरा का केस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं इंडेंजर्ड हिमालयन वल्चर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये पहला इंस्टेंस है कि कैप्टिव ब्रीडिंग हुई है हिमालयन वल्चर की। कहाँ पे? असम स्टेट जू में, असम स्टेट जू में। और दोस्तों ये कहाँ पे है? ये है गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी में दोस्तों जो इंडेंजर्ड हिमालयन वल्चर है उसकी कैप्टिविटी में उसको ब्रीड कराया गया और वो ब्रीडिंग सक्सेसफुल रही है। और दोस्तों ये पहली बार ऐसा इंडिया में हुआ है। थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं हिमालयन वल्चर के बारे में। दोस्तों IUCN का जो रेड डेटा बुक का लिस्ट होता है उसमें ये नियर थ्रेटेंड है, नियर थ्रेटेंड। ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों ये जो हिमालयन वल्चर है वो बेसिकली रहता है हिमालयाज़ में, हिमालय के माउंटेन्स में रहता है। और ठंडियों में, विंटर में ये प्लेन्स में माइग्रेट कर जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो अलग अलग तरीके से वल्चर्स इंडिया में पाए जाते हैं उनमें से एक है। और बेसिकली ये हिमालयाज़ और तिब्बतन रीजन के आसपास पाया जाता है। और इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में भी रखा गया है, जिसमें इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है। दोस्तों ये इसकी ये खबर थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। आपको हिमालयन वल्चर के बारे में जानना होगा क्योंकि इसका पहली बार ब्रीडिंग कराया गया है, तो एग्जाम हिमालयन वल्चर के बारे में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों उसके बारे में सारे डिटेल्स ये दिए गए हैं। और हमने वल्चर्स के बारे में भी एक बार अपने वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका सारा जो PDF है ये मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कराया हुआ है। आप उससे एक बार रिफ्रेश हो सकते हैं, देख सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कहा गया है कि इंटरनेशनल लॉ में, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी सगा नहीं होता है, सिर्फ एक चीज़ सगा होता है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। और वही देखिए अब हो रहा है। अब USA जो है वो पाकिस्तान से डिफेंस कॉपरेशन करेगा। अभी हाल ही में USA ने US पाक में, मतलब देखिए ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन वो अब US और पाकिस्तान सिक्योरिटी पैक्ट साइन करने जा रहे हैं। और उस सिक्योरिटी पैक्ट का नाम है दोस्तों CISMOA, मतलब साइनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इंटर ऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है। दोस्तों ये एक फाउंडेशन एग्रीमेंट होता है जो USA साइन करती है अपने एलाइज से या उन कंट्री से जिससे वो क्लोज मिलिट्री और डिफेंस टाइज रखना चाहती है। दोस्तों ये CISMOA इंडिया के साथ ये साइन कर चुकी है USA, अब ये पाकिस्तान के साथ का साइन करने जा रही है। और ये जो CISMOA है ये इंश्योर करता है कि अमेरिका जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर किसी कंट्री को बेच सके। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, अब ये डील साइन होने के बाद पाकिस्तान को अमेरिका मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई कर सकती है। अमेरिका हमेशा से कहती है कि हम पाकिस्तान को इसलिए सप्लाई करते हैं मिलिट्री हार्डवेयर ताकि वो आतंकवाद से लड़े, लेकिन वो हार्डवेयर का यूज़ इंडिया के अगेंस्ट होता है, जैसा कि हमने बालाकोट स्ट्राइक के समय देखा था, जब F-16 का इस्तेमाल इंडिया के अगेंस्ट किया गया था और उसको अभिनंदन ने मार गिराया था। तो दोस्तों ये एक मतलब अमेरिका की दोहरी नीति कह सकते हैं, जहां वो एक तरफ इंडिया को अपना बेस्ट पार्टनर मानता है साउथ एशिया में, एशिया पैसिफिक में, वहीं वो देखिए पाकिस्तान के भी नज़दीक जा रहा है सिक्योरिटी एग्रीमेंट करने के लिए। तो दोस्तों तो आप ये सोचते होंगे कि भैया ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान इस समय चाइना का सबसे बड़ा मित्र है और पाकिस्तान को US अगर अपने साथ लेता है तो चाइना के अगेंस्ट कुछ मुद्दों पे US पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो चाइना का जो डोमिनेंस इस क्षेत्र में बन रहा है पाकिस्तान और छोटे छोटे कंट्रीज़ पे, उनको कर्टेल करने के लिए US ये सारे सिक्योरिटी पैक्ट्स और जो लॉलीपॉप्स थोड़े थोड़े हैं वो इन कंट्रीज़ को, जैसे पाकिस्तान को, दे रही है ताकि चाइना के डोमिनेंस को कर्व किया जाए। लेकिन दोस्तों इनडायरेक्टली ये इंडिया को भी इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि अगर मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान को दिया जाएगा तो वो इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं कि नो वन इज़ फ्रेंड और फो इन इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स।
तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे। देखिए दोस्तों, सर्विसेज की जो परचेज मैनेजर्स इंडेक्स है, पीएमआई जिसको हम कहते हैं, वो 13 साल के रिकॉर्ड हाई लेवल पे पहुंच गई है जुलाई में। और ये हाई पे क्यों गई है? क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। तो जो आपका परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो देख लेते हैं क्या है। दोस्तों ये इंडेक्स जो है वो इकोनॉमिक ट्रेंड्स की बात करता है कि हमारे जो इकोनॉमी है वो किस दिशा में जा रही है। दोस्तों ये एक मंथली सर्वे है जो कि डिफरेंट कंपनीज के डेटा को कलेक्ट करके, खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं और सर्विसेज की कंपनीज हैं, इनके डेटा को कलेक्ट करके ये इंडेक्स बनाया जाता है। और ये दो तरह का इंडेक्स होता है दोस्तों। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और एक होता है सर्विसेज पीएमआई। और इसको कौन बनाता है दोस्तों? इसको कौन कंपाइल करता है? इसको कंपाइल करता है IHS मार्केट, जो कि 400 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस कंपनियों का डाटा लेता है और फिर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बनाता है। ये इंडेक्स दोस्तों 0 से 100 तक के 100 तक ये इंडेक्स निकाला जाता है। अगर 50 से ज़्यादा इंडेक्स है तो मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में एक्सपेंशन हो रहा है। 50 से कम है तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और दोस्तों इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। और दूसरा, आरबीआई इसको यूज़ करती है आरबीआई इसको यूज़ करती है इंटरेस्ट रेट्स को रेगुलेट करने में। जो रेपो रेट्स, जो हमारी जो बेंचमार्क रेट्स हैं उनको रेगुलेट करने में आरबीआई पीएमआई का यूज़ करती है। और ये बॉन्ड मार्केट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड मार्केट्स अप एंड डाउन होते हैं पीएमआई के लेवल को देख के। अगर एक्सपेंशन होता है तो बॉन्ड मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बॉन्ड मार्केट से पैसा निकलने लगता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा द हिंदू का एनालिसिस। कैसा लगा आपको? ये सारा पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।